हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री हमने करी थी, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था। आज हम ज्योग्राफी का करेंगे और ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 के लिए करवा दूंगी। होप है आपको हिस्ट्री की वीडियो अच्छी लगी हो और ज्योग्राफी की वीडियो भी अच्छी लगे। एनवायरमेंट, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनवायरमेंट। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक आता है कि हम एनवायरमेंट से समझते क्या है। यहाँ पे एक रवि है जिसकी पूरी स्टोरी है, जिसके ऊपर ये सारा चैप्टर बेस है। मतलब एनसीईआरटी का ना तरीका है कि वो स्टोरी टेलिंग के तरीके से पूरे चैप्टर को फिनिश कर देती है। तो मैं ये स्टोरी टेलिंग तो नहीं करूंगी, लेकिन जो इसमें से मेन पॉइंट्स है मैं उनको आपको बता दूंगी। तो जो ये रवि है ये अपनी मैम से एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज एनवायरमेंट, और हमारा चैप्टर का नाम भी है एनवायरमेंट। तो मैं भी जानना चाहूंगी कि व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट होता क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हर वो चीज जो हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और चाहे वो हम हो, जानवर हो, पानी हो, पहाड़ हो, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास है ये मिलके एक एनवायरमेंट बनाती है। जैसे कि अगर मैं एक रूम में हूं तो इस रूम में मेरा डिजिटल बोर्ड, मेरा कैमरा, मेरी दीवार, मेरा फैन, मेरी लाइट्स, ये एक टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है मेरे लिए, जहां पे मैं आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। इसी तरीके से अलग अलग एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, हमारी बेसिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए होता है और हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये रूम अभी मुझे सपोर्ट कर रहा है वीडियो बनाने के लिए और मुझे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी मदद से मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ। Environment is our basic life support system. It provide the air we breathe. हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमें एयर दे रहा है सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, मतलब पानी मिल रहा है पीने के लिए, और खाने के लिए खाना मिल रहा है, और रहने के लिए ये पूरी की पूरी धरती मिली है। तो ये सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिली है। तो अब मुझे क्लियर है कि शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है। आगे पढ़ते हैं। अब जो ये एनवायरनमेंट है ये शुरू से ऐसा नहीं था, मतलब इस रूम को लेके चलते हैं, शुरू से इस रूम में सारी चीजें मौजूद नहीं थी, हमने इसे चेंज किया। वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट आज से 100 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, इसे हमने चेंज किया है। तो ये जो ह्यूमंस होते हैं ये अपने नीड के हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको आजकल बड़ा ही पॉल्यूट कर दिया है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, खाने की जो प्लेट्स होती हैं, वेसल्स होती है जो मिट्टियों से बना रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो सामान बना रहे हैं, इन सब चीजों से वो इन्वायरमेंट को काफी चेंज कर रहे हैं। कुछ अच्छे चेंजेस है जो उनके लिए जरूरत की चीजें हैं वो बना रहे हैं, और कुछ उनकी जरूरत की चीजें नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हम चेंज करते भी है तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ पे इसके कुछ दोस्त हैं रवि के, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, कैसे कैसे हुए हैं। तो ये पूरी फोटो दे रखी है एनवायरनमेंट की। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या है, एक तो नेचुरल है और दूसरा है ह्यूमन में। नेचुरल में आपको एयर मिलेगा, लैंड मिलेगा, लिविंग थिंग्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा। अब ये जो एयर होता है इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब जो एक अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है एयर की उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारी धरती पे जो पानी मौजूद है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, मतलब जो वाटर बॉडीज हो गई वो हाइड्रोस्फेयर हो गया। जो लैंड है उसे कहते हैं लिथोस्फेयर, और जो लिविंग बॉडीज है उसे कहते हैं बायोस्फेयर। तो ये तो हो गई नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब आते हैं मैन मेड पे। मैन मेड में क्या है, मैन मेड में आप जो भी सोच लो सब है मैन मेड में, चाहे वो पार्क हो, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, इंडस्ट्रीज हो, मॉन्यूमेंट्स हो, ये सारी चीजें मैन मेड हो गई। तीसरा कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंट का आता है वो है हम ह्यूमंस। हम ह्यूमंस भी इन्वायरमेंट की बहुत बड़े कंपोनेंट्स है, बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए। चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो फैमिली हो, वो कम्युनिटी हो, वो रिलीजियन हो, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, चाहे हम किसी भी टाइप से ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी टाइप के ह्यूमन बीइंग हो, हम सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हम सब नेचर से रिलेटेड है और हम सब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बन जाते हैं। तो इन्वायरमेंट का बेसिक मीनिंग है थिंग्स एंड द नेचुरल नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट।
मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी सामान होगा, जो भी नेचर होगा, वो उसका इन्वायरमेंट होगा। तो अब जो इन्वायरमेंट में दो चीजें, जैसे मैंने बताया था, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स होती है उसे हम कहते हैं बायोटिक, मतलब लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग होती है उसे कहते हैं अबायोटिक, नॉन लिविंग। ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है, इसके बिना हमारा एनवायरनमेंट चलेगा ही नहीं। इन दोनों को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, बायोटिक थिंग्स को मिला के और अबायोटिक थिंग्स को मिला के। बायोटिक में एग्जांपल आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। अबायोटिक में एग्जांपल आ जाते हैं लैंड, माउंटेन्स, रिवर, रॉक, टेबल, चेयर, जितने हैं सारी चीजें। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, तीन थे ना, मैन मेड, नेचर और ह्यूमंस। तो इसमें तो पहला था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने लैंड, वाटर, एयर के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जानते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल्स। ये सारे मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इनकी जो फैमिली होती है, जैसे कि जो लैंड होगा वो लिथोस्फीयर की फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा, जो वाटर होगा वो हाइड्रोस्फीयर से बिलोंग करेगा, जो एयर होगा वो एटमॉस्फेयर से बिलोंग करेगा, और जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो हमारे बायोस्फीयर में बिलोंग करेंगे। तो ये इनकी फैमिली हो गई, मीनिंग हो गई, फेमिलियर मीनिंग है इन सब की, कि लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, प्लांट और एनिमल मतलब बायोस्फीयर। ये हमने अपनी पिछली क्लास में तो पढ़ा ही था, क्लास 6 में, फिर भी दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। जो हमारी धरती होती है, ये मान लो ये मुट्ठी जो मैंने बनाई है ये मेरी धरती है, इसके जो ऊपर का जो सॉलिड हिस्सा है ये मेरा लिथोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब इसका जो सॉलिड हिस्सा होगा ना, ये जो सॉलिड हिस्सा है ये है लिथोस्फीयर। और इस लिथोस्फीयर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, रॉक आ जाते हैं, माउंटेन आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड्स आ जाते हैं, मिनरल्स आते हैं और सॉइल आ जाती है। ये सारे हमारे लिथोस्फीयर को बनाते हैं। अब देखो, जो ये लिथोस्फीयर है ये हर जगह इक्वल नहीं है, ये इरेगुलर है। कहीं पे ये ऊंचे पहाड़ बन जाता है, तो कहीं पे ये गहरी खाई है, कहीं पे ये प्लेन लैंड है जहां पे हम खेती कर सकते हैं, तो कहीं पे ये डेक्कन प्लेट्यू है, रॉकी है, सैंडी है, डेजर्ट है। ये अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स बनाता है। इसके साथ साथ जो ओशियन होता है, ओशियन के नीचे भी लिथोस्फीयर मौजूद होता है। मतलब ओशियन भी तो लैंड पे ही है ना, हवा में तो नहीं तैर रहा ना पानी, तो ओशियन के नीचे भी लिथोस्फीयर मौजूद होता है, ओशियन की जो फ्लोर होती है उससे। अब ये लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है, और ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए जमीन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड जानवरों के चरने के लिए, और जो ये फॉरेस्ट है ये हम जो सांस ले रहे हैं ना, जो हवा हमें फॉरेस्ट से ही तो मिल रही है, और जानवर बेचारे फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। इसके साथ साथ लिथोस्फीयर हमारे लिए एक खजाना है। खजाना कैसे है? सोना, चांदी या फिर कोई भी कोल, पेट्रोलियम, ये सारे कहां से आ रहे हैं? जमीन के अंदर से ही तो आ रहे हैं, लिथोस्फीयर से ही तो आ रहे हैं। तो खजाना हुआ ना हमारे लिए। केजीएफ नहीं देखी, जमीन को खोद खोद के निकाल रहे सोना, तो लिथोस्फीयर में से ही तो निकाल रहे हैं वो लोग सोना। अभी एक फोटो दी हुई है, इसमें सारे फेयर्स मतलब पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट दिखाया गया है। ये आसमान में एटमॉस्फेयर घूम रहा है, बेचारे ये जानवर बायोस्फीयर हो गए, ये पानी हाइड्रोस्फीयर हो गया, जमीन लिथोस्फीयर हो गया। ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग वाटर से। वाटर जो डोमिनेंट ऑफ वाटर होता है, डोमेन ऑफ वाटर मतलब जहां एक बहुत ज्यादा पानी है, तो उस वाटर बॉडी को मैं कहूंगी हाइड्रोस्फीयर। क्या कहूंगी उस वाटर बॉडी को? हाइड्रोस्फीयर कहूंगी। और इसमें डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडीज आएंगे, चाहे वो ओशियन हो, रिवर हो, सी हो, या फिर अंडरग्राउंड वाटर नहीं मान के चलते, वो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जितने भी अपर वाले वाटर बॉडीज होते हैं ना, ये सारे हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं।
उसके नीचे दिया हुआ है हमें एटमॉस्फेयर। मैंने पहले ही बता दिया, एयर की जो लेयर है, मतलब मान लो ये मेरा अर्थ है या हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है एयर की। वो एयर अलग अलग गैसेस, मतलब जो लेयर है वो अलग अलग गैसेस से बनी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, ये सारी चीजें मिलके वो बनाती है। और उस लेयर को जो है हमारी ग्रेविटी फोर्स से अपने पास रखती है, होल्ड करके रखती है। और इस लेयर का काम क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि है क्यों ये लेयर। तो ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से, जो और हीट से जो सन से आती है। सन की हीट हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे जितनी भी सन की जो हीट आ रही है उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं। उसमें कुछ यूवी रेज भी आती है, हार्मफुल रेज आती है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है और बहुत डेंजरस है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये उसको हमारे धरती पे या हम तक आने से रोक लेता है। एटमॉस्फेयर आजकल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रखा है, और जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, तो उससे क्लाइमेट और वेदर चेंज होता है। अब ये तो हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का जो किंगडम होता है, मतलब जो उनका पूरा वैरायटी है प्लांट और एनिमल की, वो सारे के सारे मिलके बना देते हैं बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल्स बायोस्फीयर है लिविंग वर्ल्ड के। और ये जो है ना हमारे मतलब पूरे अर्थ के बहुत ही छोटे हिस्से में आते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना हाइड्रोस्फीयर आता है, पहले तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ है, हर जगह मौजूद है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद लिथोस्फीयर, और जो सबसे नैरो जोन बचती है ना धरती की, वो बचती है लिविंग बायोस्फीयर के लिए। और बायोस्फीयर ना वही मौजूद होंगे जहां एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों मिलेंगे, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लैंड, वाटर, एयर तीनों की जरूरत होती है। तो ये तीनों चीजें जहां मिलेगी वहीं पे बायोस्फीयर की लाइफ को सपोर्ट मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम is a system formed by interaction of all living organism with each other. इकोसिस्टम एक सिस्टम बनाता है, सिस्टम है जिसमें एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग से या फिर सारे लिविंग बीइंग आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं तब हम इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम प्लांट पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। प्लांट हम पे डिपेंड है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर हम कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंड है, एनिमल प्लांट पे डिपेंड है। फिर हम ऐसे करके एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये जो हमारी एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, ये इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। ठीक है, इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, केमिकल फैक्टर्स भी आते हैं एनवायरनमेंट के, जो एक दूसरे से एनर्जी और मटेरियल शेयर करने में हमें हेल्प करते हैं। ये फोटो है, लेकिन ये फोटो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डू यू नो आ गया। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब क्या तुम्हें पता है 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अभी बीता है कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस दिन हमने एक दिन अपने इन्वायरमेंट के लिए रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि हम इसको खराब कर रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए एक दिन मौन व्रत रखेंगे। कोई नहीं रखता, याद भी नहीं रखते हम लोग। हमारे लिए बस ये एसएससी का क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सारे प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स एक अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड रहते हैं। वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं। कैसा रिलेशनशिप? जहां एक दूसरे के लिए वो कुछ करते हैं। भले हमें लग रहा है हम प्लांट के लिए कुछ नहीं कर रहे, जैसा कि है हम नहीं कर रहे, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी से निकालते हैं वो उनके लिए जरूरी है। वो ऑक्सीजन जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे लिए जरूरी है। हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और हम दोनों ने मिलके इकोसिस्टम बना दिया। अब ये इकोसिस्टम जो है ये हर जगह बराबर नहीं होता। कहीं ये एक बड़ा रेन फॉरेस्ट हो सकता है, कहीं पे ये एक छोटा सा पाउंड हो सकता है। मतलब इकोसिस्टम अलग अलग साइज का अलग अलग जगह पे हो सकता है। कहीं पे ये रेन फॉरेस्ट के रूप में होगा, कहीं डेजर्ट के रूप में, कहीं स्मॉल पाउंड के रूप में होगा।
मतलब आप अगर अपने पार्क में जाओगे ना तो वहां पे भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसा कि हमने अब नेचुरल इन्वायरमेंट तो पढ़ लिया, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आते हैं। ह्यूमंस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और उसको अपने नीड्स के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। जैसे पहले जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो डायरेक्टली डिपेंड थे नेचर पे, जो नेचर से मिला उसे कंज्यूम कर लिया, पकाना धोना धाना कुछ लेना देना नहीं है। फिर उन्हें फायर की इन्वेंशन पता चली, तब उन्होंने आग जला के चीजें पका के खानी शुरू करी। फिर उन्हें एग्रीकल्चर का पता चला, उन्होंने खेती करके चीजों को इस्तेमाल करने लगे। और फिर उन्हें घर पता चले, चलो घर बना के सेटल हो जाते हैं। घर बना के सेटल हुए तो उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला, जिनके मदद से वो और ज्यादा चीजें लेने लग गए। ऐसा करते करते उन्हें एक दिन व्हील का इन्वेंशन कर लिया, जिनसे उनको सब फूड सप्लायर्स को एक जगह से दूसरी जगह, चीज खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होने लग गई। ऐसे करते 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 उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, जहां वो अपने लिए गुड्स बनाने लग गए, बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने लग गए। और ऐसे कर करके ह्यूमंस ने जो इन्वायरमेंट था उसको मॉडिफाई कर लिया, या फिर जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन पर। अब हमने अपने हिसाब से तो जो इन्वायरमेंट था उसको चेंज कर लिया, बट ये हमारे दिमाग से बात नहीं निकलनी चाहिए कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में और एक मैन मेड इन्वायरमेंट में परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए आप सारे जंगल काट दोगे, अगर जंगल काट दिए तो ऑक्सीजन कहां से लोगे, जानवर कहां रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा एक जगह का, और वो हमारे लिए ही खतरनाक होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितने भी चेंजेस लाओ बट नेचर के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, उसको इक्वल रहने दो। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। मतलब ह्यूमंस को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, हमें उतना ही इन्वायरमेंट को देना भी चाहिए। अगर हम उसके लिए कुछ डैमेज वाली चीजें कर रहे हैं अपनी जरूरत से, तो हमें दूसरी जगह उसको प्रोटेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आगे की जो हमारी जनरेशन आएगी उसके लिए डेंजरस हो जाएगा। जैसे अभी देख लो पॉल्यूशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सिर्फ हमने चेंजेस लाना सीखा, व्हीकल्स बनाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, लेकिन दूसरी जगह जो हम पेड़ काट रहे थे हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, पॉल्यूशन तो बढ़ना ही था। तो इसी तरीके से, और यहीं पे ये छोटा सा एक चैप्टर था जो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स है, जो आप लोग, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं उनकी हेल्प से आप कर ही सकते हो। तो ये वीडियो तो हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस की होगी, क्लास 7 की। उसके लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।